जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि शक आखिर भारत में किस प्रकार आते हैं, या कहें कि शकों का भारत पर आक्रमण, कि किस प्रकार वो शक भारत पर आक्रमण करते हैं। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 60 है और मौर्योत्तर भारत पर पाठ नंबर ये 4 है। इसी के साथ कि मौर्योत्तर काल में, या कहें कि मौर्यों के बाद में जो भारत पर आक्रमण विदेशी होते हैं उन पर पार्ट नंबर ये 2 है। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जो हिंद यवन, या कहें कि इंडो यूनान, या कहें इंडो है ना, और यवन जो आक्रमण भारत में हुए थे उसको देखा था। अब इसके अंदर हम कंप्लीटली देखेंगे कि शकों का भारत पर आक्रमण, कि शक भारत पर किस प्रकार आक्रमण करते हैं। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सकें, है ना। यह हमारा टारगेट रहेगा। इसी के साथ हम हमारी कंप्लीट सीरीज यहाँ पर करेंगे। तो हम देखें कि जो कि जब मौर्यों के बाद में, या कहें कि मौर्यों के बाद में जो भारत है, और जो गुप्त वंश से पहले, या कहें कि मौर्यों से तो शुरुआत होती है और गुप्त वंश के मध्य, या कहें कि मौर्योत्तर कालीन जो भारत है, इस समय में 4 प्रमुख विदेशी आक्रमण होते हैं। जिसके अंदर पहला होता है हिंद यवन, या कहें कि इंडो यवन, है ना, आक्रमण। इसी के साथ जो विदेशी आक्रमण दूसरा होता है वो है शकों का आक्रमण। शक विदेशी है, ये भारत पर आक्रमण करते हैं। फिर इनके बाद में जो आक्रमण होता है वो है पारथियाई आक्रमण। इनके बाद लास्ट में होता है हमारा कुषाणों का आक्रमण, क्योंकि कुषाण भी एक विदेशी समुदाय था। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि शकों, जो शक थे, इन शकों के ऊपर कंप्लीट देखने वाले हैं। अब हम देखें कि शक, तो ये शक शासक है ना, ये शक शासक जो कि मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये कहें कि मध्य एशिया के ये शक शासक, या कहें कि शक रहने वाले थे। अब कि जो कि ये शक है ना, ये शक 5 शाखाओं में बटे हुए थे। शकों की भी अलग अलग शाखाएं में आए, है ना। ये 5 शाखाओं में ये शक समुदाय बटा हुआ था, 5 शाखाओं में। अब इन 5 शाखाओं में से केवल 2 शाखाएं, 5 शाखाओं में से केवल 2 शाखाएं ही भारत में आई थी। 5 शाखाओं में से केवल 2 शाखाएं ही भारत के अंदर आई, भारत पर आक्रमण की, और भारत के अंदर इन्होंने अपना जो कि शासन स्थापित किया। तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब जो ये शक है, ये एक नदी घाटी है जिसका नाम है हेलमंद नदी घाटी। और जो ये हेलमंद नदी घाटी है ना, ये आज का जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में ये हेलमंद नदी घाटी है। इस हेलमंद नदी घाटी से, या कहें कि अफगानिस्तान से, इस हेलमंद घाटी से जो ये शक है भारत के अंदर आए थे इस्तेमार के द्वारा, है ना। अब जो यहाँ पर एक दर्रा यानी कि 2 पर्वत है, है ना, 2 पर्वत है। अब इन 2 पर्वतों के मध्य एक छोटा सा पतला सा रास्ता, इनको दर्रा कहते हैं। तो ये यहाँ और आए भारत के अंदर, तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। इस बोलन दर्रे से जो ये शक है, ये शक भारत के अंदर आए थे। इनके बाद में कि शक भारत में आने के बाद में यहाँ के राजाओं से शासन छीनते और अपना शासन स्थापित करते हैं। करने के बाद में ये कुछ उपाधियां धारण करते हैं, जैसे कि ये शक शासक, जैसे कि छत्रक की उपाधि धारण करते हैं, स्वामी की उपाधि धारण करते हैं, सम्राट की उपाधि धारण करते हैं, और महानुसही की उपाधि ये शक शासक धारण करते हैं। अब देखें कि हमने कहा कि शकों की 5 शाखाएं थी। इन 5 शाखाओं में से केवल 2 शाखाएं भारत में आई। उन 2 शाखाओं को भी अलग अलग भागों में देखते हैं। जैसे कि एक शाखा जो कि उत्तरी जो भारत है, इस उत्तरी भारत के अंदर आई थी। उत्तरी भारत के अंदर शकों की एक शाखा आई थी, इसलिए इसको उत्तरी शाखा या उत्तरी छत्रक, क्योंकि छत्रक शकों का जो कि कहीं उपाधियां थी, तो इस उत्तरी जो में आई थी उसको उत्तरी शाखा या उत्तरी छत्रक शाखा कहा जाता है। इसी के साथ एक शाखा जो कि पश्चिम भारत के अंदर आई थी शकों की, इसको कहा जाता है पश्चिमी शाखा या पश्चिमी छत्रक, क्योंकि छत्रक ये इनकी उपाधि थी, तो इनको पश्चिमी शाखा या पश्चिमी छत्रक कहा जाता है। अब जो उत्तरी जो शाखा थी, जो उत्तरी भारत के अंदर आई थी, इस उत्तरी शाखा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि एक तो
तक्षशिला शाखा। तक्षशिला, तक्षशिला आज का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक गंधार महाजनपद हुआ करता था। उस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और ये तक्षशिला शिक्षा और व्यापार के केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी। अब ये तक्षशिला है ना, इस तक्षशिला में जो कि शक है, तक्षशिला में ये शक अपना एक शासन स्थापित करते हैं, इसलिए इस शाखा को तक्षशिला शाखा कहा जाता है। इसी के साथ जो इसका एक दूसरा भाग मथुरा, जो कि आज का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा है, इस मथुरा में शक शासक अपना शासन स्थापित करते हैं, इसलिए इसको मथुरा शाखा कहा जाता है। इसी के साथ जो पश्चिमी, जो भारत के अंदर जो शाखा आई थी, इस शाखा को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नासिक शाखा, जो महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, यहाँ पर शकों ने अपना शासन स्थापित किया था, इसलिए इसको नासिक शाखा कहा जाता है। और एक शाखा, इसको दो भागों में बांटा, एक तो नासिक शाखा और दूसरी शाखा है उज्जैनी शाखा। उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैनी स्थान है, यहाँ पर इन शकों ने अपना शासन स्थापित किया, इसलिए इसको उज्जैनी शाखा कहा जाता है। अब हम जो प्रत्येक दो शाखा ये और दो शाखा ये, इनके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इनका जो शासक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि बार बार अत्यंत महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए कि तक्षशिला शाखा, तक्षशिला शाखा, तो तक्षशिला हमने कहा कि तक्षशिला, अभी तक्षशिला शाखा की स्थापना करते हैं, इसका नाम माउस या माउस, जो कि शक शासक है, ये तक्षशिला के अंदर शक शासन की स्थापना करते हैं, है ना। अब फिर जैसे ही माउस शासक बनता है, माउस शासक के बाद में जो दूसरा प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक आता है, उसका नाम है एजेज प्रथम, जो कि तक्षशिला शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। अब इस एजेज प्रथम की हमको जानकारी मिलती है तक्षशिला, जो तक्षशिला के अंदर जो अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें, जो कि तक्षशिला अभिलेख से एजेज प्रथम की हमको जानकारी देखने को मिलती है। इनके बाद में जो शासक बनता है वो है एजेज द्वितीय। अब एजेज द्वितीय इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। एजेज द्वितीय ना, अब एजेज द्वितीय तो प्रसिद्ध शासक था, लेकिन इसके समय एक और प्रसिद्ध शासक कहें कि जो कि पहलव जो वंश है, इस पहलव वंश का एक शासक होता है। पहलव वंश अलग वंश है, इसका शासक होता है जिसका नाम है गोंडो फनीज, जो कि एजेज द्वितीय को पराजित कर देता है, एजेज द्वितीय को हरा देता है। हराने के बाद में जो तक्षशिला इनकी राजधानी थी, तक्षशिला था, इस तक्षशिला पर यह गोंडो फनीज अधिकार कर लेता है, जिस कारण जो कि ये शाखा है, इस शाखा का ये शाखा समाप्त हो जाती है, शकों की ये शाखा समाप्त हो जाती है। इसके बाद में देखें कि मथुरा शाखा, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। अब ये मथुरा शाखा है ना, ये मथुरा शाखा जो कि राजुल, इसकी स्थापना करने वाला जो शासक है शकों का, उसका नाम है राजुल मथुरा शाखा की स्थापना करता है। ये राजुल प्रथम शासक होता है। राजुल के बाद में जो शक्तिशाली शासक मथुरा शाखा का बनता है वो है सोडास शक्तिशाली शासक बनता है। अब ये सोडास, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो मथुरा शाखा है, ये मथुरा शाखा है शकों की, ये पहले जो कि मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी है, इस उज्जैनी पर शासन किया करती थी। लेकिन एक मालवा का शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य, जो उज्जैनी पर जो शकों की शाखा शासन करती थी, इस शाखा पर हमला करता है। हमला कर इस शाखा को हरा देता है ना। हराने के बाद में जब ये शाखा हार जाती है तो ये उज्जैनी से चलकर मथुरा चली आती है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शकों की मथुरा की जो शाखा है, ये मथुरा की शाखा पहले उज्जैनी में रहती थी, लेकिन विक्रमादित्य नामक एक राजा होता है, ये विक्रमादित्य राजा इस उज्जैनी में इन शकों को हरा देता है। हराने के बाद में यहाँ पर चली आती है। अब है ना, अब जो ये विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य जो उज्जैनी जो शकों की शाखा को हराता है, हराने के बाद में ये लगभग 57 ईस्वी पूर्व जो कि विक्रम संवत चलाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य इन उज्जैनियों की जो शकों की शाखा है, इसको हराने की खुशी में या कहीं हराने की उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व एक शक विक्रम संवत चलाता है ना। तो विक्रम संवत चलाने वाला विक्रमादित्य है।
फिर इनके बाद में देखिए कि पश्चिमी शाखा को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नासिक, नासिक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, इस नासिक के अंदर जो शकों की शाखा स्थापित होती है उसको, और दूसरी उज्जैनी शाखा, उज्जैनी शाखा जो कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये नासिक शाखा है, इस नासिक शाखा की स्थापना करने वाला आता है शक शासक भूमक। भूमक प्रथम शासक होता है। भूमक के बाद में जो उज्जैनी शाखा का नहीं, जो नासिक शाखा का जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो है नहपान। नहपान, नहपान। अब ये नहपान है ना, ये नहपान को भी इस समय के इसके समय काल के एक शक्तिशाली होता है। सातवाहन वंश का एक शासक होता है, सातवाहन वंश का शासक जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो ये नहपान जो शासक था, इस नहपान शासक को हरा देता है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी इस नहपान शासक को हरा देता है। हराने की अब ये जो जानकारी है, ये जानकारी हमको जो कि जोगल थंबी मुद्रा भंडार से मिलती है। जोगल थंबी मुद्रा भंडार से कैसे मिलती है? क्योंकि हमारे इतिहासकारों को एक मुद्राओं का ढेर मिला है, उस मुद्राओं के ढेर के, ये मुद्राओं का ढेर मिला है ना, ये मुद्राओं का ढेर मिला। इस मुद्राओं के ढेर के अंदर नीचे जो मुद्राएं हैं वो नहपान की है, नहपान की नीचे मुद्रा है ना। और जो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की मुद्राएं ऊपर है ना। इसलिए हमारे इतिहासकार कहते हैं कि पहले यहाँ पर जो शासन था ये इस नहपान का था, लेकिन इस पर अधिकार कर लेता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके कारण गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी मुद्राएं ऊपर रखता है कि भाई नीचे जिसकी मुद्राएं हैं वो हार गया, ऊपर जो मुद्राएं हैं वो जीत गया, है ना। क्योंकि भाई जो हारेगा उसकी मुद्रा पर ये जीतने वाला कब्जा कर लेगा, फिर उसी की मुद्रा पर अपनी मुद्रा डाल देगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इनके बाद में देखें कि उज्जैनी शाखा। अब उज्जैनी शाखा को जो कि अन्य नाम से जाना जाता है कदीमक वंश। अब जो उज्जैनी शाखा है, इस उज्जैनी शाखा की स्थापना करते हैं चंटन शासक। चंटन प्रथम शासक होते हैं। अब जो ये चंटन है, इस चंटन का पोता जिसका नाम है रुद्रदामन जो उज्जैनी शाखा है, इस उज्जैनी शाखा का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध, सबसे योग्य शासक होता है। अब जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन ने जो कि शासन किया था लगभग 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक, है ना। अब जो ये रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन ने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि माँ छत्रक से भी ज्यादा माँ छत्रक की। फिर एक और उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम है तर्क शास्त्र पंडित, है ना। और जो ये रुद्रदामन है, ये रुद्रदामन जो वैदिक संस्कृति का उत्थान करने वाला या कहेंगे प्रोत्साहित करने वाला माना जाता है। अब जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन ने अपने एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात के अंदर जूनागढ़ अभिलेख है। अब जो ये जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि गिरनार पर्वत पर है ना, गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत पर है। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार पर्वत पर है। अब जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली यानी कि गद्य और पद का मिश्रित भाग। अब जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी भाषा संस्कृत है। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में हमको 4 शासकों का उल्लेख मिलता है, साथ ही उन 4 शासकों के 4 राज्यपालों का उल्लेख मिलता है, साथ ही एक हमको उप राज्यपाल का भी उल्लेख इस जूनागढ़ या कहेंगे रुद्रदामन या कहेंगे जो कि गिरनार अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये 4 शासक, जिसमें पहला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक होता है अशोक मौर्य, तीसरा शासक होता है रुद्रदामन और चौथा शासक होता है स्कंदगुप्त। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि राज्यपाल होता है जिसका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य जो गुजरात के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। इसका उल्लेख हमको जो जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। इसी के साथ जो अशोक का जो राज्यपाल है जिसका नाम है तुसाप जो ये तुसाप जो सुदर्शन झील बनवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इस झील सुदर्शन झील का ये तुसाप पुनर्निर्माण करवाता है। फिर
रुद्रदामन का जो राज्यपाल होता है जिसका नाम है सुविशाक भी जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। इसी के साथ सुविशाक जो कि इस सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण भी करवाता है ना। फिर स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त का जो कि राज्यपाल है जिसका नाम है पर्णदत्त जो कि ये सुदर्शन झील पर बांध बनाया गया था। इस सुदर्शन झील पर बांध बनाया गया था, इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं अपने पुत्र चक्रपाणि जो कि उपराज्यपाल था, है ना। इसकी जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलती है। इसी के साथ जूनागढ़ अभिलेख में हमको जानकारी देखने को मिलती है कि जो रुद्रदामन है, ये रुद्रदामन जो सातवाहन शासक है जिसका नाम है सातवाहन शासक पलमावी को 2 बार युद्ध में हराने के बाद में इस पलमावी को रुद्रदामन छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण यह है कि पलमावी का भाई था, उस भाई के साथ रुद्रदामन ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था, जिसके कारण परिवार संबंधित होने के कारण रुद्रदामन पल्लवामी को हराने के बाद भी जीवित छोड़ देता है 2 बार। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया शक शासक, ये जानकारी बड़ी ऑथेंटिक है, साथ ही ये हाई लेवल यानी कि बड़े हाई लेवल की ये जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। इसी के साथ हम जो हमारा अगला सीरीज होगी इसके अंदर देखेंगे पार्थियाई आक्रमण और कुषाण आक्रमण। फिर मिलते हैं, जय हिंद। साथ ही जो हमने देखा ये सभी जानकारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी नोट्स के रूप में। अच्छा लगा हो तो बताना कि कैसा लगा और क्या कमी रह गई जिनको हम सुधार सकें। फिर मिलते हैं, जय हिंद।